वक्त नूर को भी बेनूर कर देता है और पत्थर हिना से मिलने को मजबूर कर देता है। इन पंक्तियों के साथ दोस्तों आज हम क्लास आज की शुरू करेंगे। ये जो वक्त है यही ये बेनूर को नूर करेगा और नूर को बेनूर करेगा। आपकी मेहनत आपकी दिशा तय करेगी, आपकी सफलता के मंजिल को तय करेगी। तो दोस्तों होमगार्ड की जो सीरीज चल रही है, इतिहास की बेहतरीन लेक्चर जो आपका रिस्पॉन्स मिला है अच्छा, उसके तहत हम आगे बढ़ते हुए आज जो तीसरे क्लास में हम पहुंचे हैं उसमें हम एक और चैप्टर समाप्त करने वाले हैं बेहतरीन ढंग से विद कॉन्सेप्ट, ताम्रपाषाण काल एंड महापाषाण काल। तो हम इसके पहले जो हम छोड़े हैं वह छोड़े हैं नवपाषाण काल हमने पढ़ा था, यानी कि पाषाण काल की सीरीज में हमने देखा था नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में जहाँ पर क्रांति हुई थी, कृषि करना सीखे थे लोग, और कृषि जो एक ऐसा परिवर्तन था खेती करना कि उनको स्थायी जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जब खेती किए तो उसके देखरेख के लिए उनको घर बनाना पड़ा तो धीरे धीरे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, बस्तियां बनी, गांव बने, परिवार बने। आज उसी क्रम में नवपाषाण संस्कृति के बाद जो दक्षिण भारत में ये व्यक्ति हैं बीडी कृष्णा स्वामी, इन्होंने दक्षिण भारत में एक नई संस्कृति की खोज किया जिसे महापाषाण संस्कृति नाम दिया गया। क्यों महापाषाण संस्कृति नाम दिया गया? पाषाण का मतलब तो होता है पत्थर और महा का मतलब होता है बड़ा पत्थर, यानी महा मतलब महान, बड़े बड़े, पाषाण मतलब पत्थर, प्रस्तर या पत्थर। तो ये महापाषाण का क्या संदर्भ है, क्या इसका मतलब है? देखिए, इसको इंग्लिश में मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है। मेगालिथ दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेगा और दूसरा होता है लिथ। मेगा मतलब मेगॉस ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बड़ा, कोई चीज बहुत विशाल, वृहत। और लिथ जहां पर शब्द आ जाता है समझ जाओ ये लिथोस से बना हुआ है, और लिथोस का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, स्टोन। तो बड़ा पत्थर ये जो है इसी से महापाषाण संस्कृति का उद्भव हुआ। लेकिन क्या सिर्फ शब्दों से उद्भव हुआ? नहीं, दक्षिण भारत की ये कहानी है। बीडी कृष्ण स्वामी दक्षिण भारत में कुछ ऐसे कब्रों को खोजे, कुछ ऐसे कब्र खोजे जिसके चारों, जब किसी व्यक्ति को कब्र में दफना दिया जाता था तो उसके चारों ओर, उसकी कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े से उसको घेर दिया जाता था। तो इन बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों के घेरे हुए जो कब्रें मिली यह मूलतः दक्षिण भारत में मिली, इसलिए वहाँ की एक नई संस्कृति निकल के सामने आई जिसे महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो मूलतः ये कहाँ पे प्रचलित थी? दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसके जो खोज करता है बीडी कृष्ण स्वामी हैं। इसमें यही बात है कि कब्रों को यहाँ क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। कब्रों में मिट्टी के बर्तन जिन्हें मृदभांड कहते हैं और लोहे की वस्तुओं को रख दिया जाता था। ये मानकर रख दिया जाता था कब्रों के साथ कि मरने के बाद जो दूसरे लोक में इंसान जाता है तो ये उनके वहां पर काम आएंगी, खाने पीने की चीजों में काम आएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की सोच के साथ ये चलता था। तो ये संस्कृति थी महापाषाण संस्कृति, जो मूलतः दक्षिण भारत में तमिलनाडु या आंध्र वाले क्षेत्र में, आंध्रा या तमिल वाले क्षेत्र में देखने को ये मूलतः ज़्यादातर मिलता है। यहाँ पर मेन जो मकसद है ये कब्रों से संबंधित है। कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा दिया जाता था। इस तरह की संस्कृति को मेगालिथिक कल्चर या महापाषाण संस्कृति नाम दिया गया। तो आखिर क्या प्रोसेस था वहाँ पर जो समाधान किया जाता था, यानी कि कब्रों का जो सिस्टम था, यानी कि मृत व्यक्ति को दफनाने का जो सिस्टम था वो किस तरह का था? तो ज़्यादातर कंडीशन में देखिए एक आंशिक समाधान बहुत प्रचलित था। आंशिक समाधान, आंशिक मतलब कि थोड़ा, आंशिक मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो थोड़ा का मतलब यहाँ ये हुआ कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती थी दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में, आंध्रा और तमिल वाले क्षेत्रों में,
तो उस व्यक्ति को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था। किसी व्यक्ति की मौत हुई, उसको इस तरह से खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था। अब चिड़िया, जानवर, पक्षियाँ जो भी होते थे उसके शरीर को खा जाते थे। उसके बाद जो बचा खुचा पार्ट बचता था, जो बचा खुचा हिस्सा बचता था, उस बचे हुए भाग को, जिसमें बड़ी बड़ी हड्डियां जैसे खोपड़ी हो गई, हाथ की हड्डियां हो गई, पैर की हड्डियां हो गई, इन हड्डियों को ले जाके दफना दिया जाता था। इसी को कहते हैं आंशिक समाधान। ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। महापाषाण संस्कृति यही है कि आपकी लाश को, आपके शव को खुले आसमान में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद तो उसको कीड़े मकोड़े, पक्षियां, ये सब भोजन कहते कि शरीर क्या होगा, शरीर मर गया, शरीर का कोई काम नहीं रह गया, मिट्टी में दफना देंगे, खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो जानवर मांस खाते हैं वो भी मुर्दा वाला मांस खाते हैं, मरा हुआ व्यक्ति का मांस या जीवों का मांस खाते हैं, उसको पशु पक्षी जीव जंतु खा लेंगे, जो बचा हुआ होगा उसको दफना दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आंशिक समाधान प्रचलित था। उसके बाद कहीं कहीं पूर्ण समाधान भी देखने को मिलता है। पूर्ण समाधान की मुख्य बात ये थी, यहाँ पर सिर जो होता था पूरब की ओर होता था और पैर जो होता था वो पश्चिम की ओर होता था। सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर, इस तरह से क्या होता था, दफनाया जाता था। ये कहाँ पर बेसिकली मिला है? नागार्जुन कोंडा, ये जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, आदि चन्नलूर, इन क्षेत्रों में नागार्जुन कोंडा, आदि चन्नलूर, इन क्षेत्रों में पूर्ण समाधान के भी उदाहरण मिलते हैं। और पूर्ण समाधान में पूरब से पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। सिर पूरब की ओर रहता था और पैर पश्चिम की ओर रहता था। कहीं कहीं पर पूर्ण समाधान में कलश समाधान देखने को मिला है। कलश समाधान बेसिकली बच्चों पर आधारित था। तो बच्चों का मतलब जैसे महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में क्या होता था, जो बच्चों की जब मृत्यु हो जाती तो बच्चे के पूरे शरीर को किसी कलश में, किसी बड़े से कलश में बच्चे के पूरे शरीर को भर दिया जाता था, भर के दफना दिया जाता था। इसी को कहा जाता है कलश समाधान। ये पूरी तरह से पूर्ण कलश समाधान होता था। इसके जो साक्ष्य मिले हैं, तमिलनाडु के चिंगलपट्टू क्षेत्र से पहले इसका साक्ष्य मिला है। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू क्षेत्र से भी हमको इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि बच्चों को दफना दिया जाता था कलश में भरकर। तो ये था कलश समाधान। इस तरह के महापाषाण संस्कृतियों में देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा हमको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए, जब नवपाषाण काल समाप्त हुआ तो दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति खोजी गई। उसी के आसपास देखा गया कि जब पत्थरों का जमाना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तब लोगों को एक धातु मिला जिसे कहते हैं तांबा। लोगों को एक धातु मिला जिसे तांबा कहते हैं। अब लोगों ने तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिए। पत्थर के औजार तो चल ही रहे थे, तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिए। तो अब उन लोगों का जो युग आ गया उसे ताम्र युग कहते हैं। इन जब धातुओं की खोज होने लगी और धातुओं के औजार बनने लगे तो इनको धातु युग एक नाम दे दिया गया, मेटल एज। तो सबसे पहले जो धातु खोजा गया वह तांबा धातु था। तो तांबे का इस्तेमाल करते थे, तो सबसे पहले ताम्र युग आया। उसके बाद धीरे धीरे कांसे की खोज हुई, मतलब तांबा के साथ कोई और चीज मिलाकर बनाया जाने लगा, तो कांस्य युग आया, जो कि हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा में कांस्य युग आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे लोहे की खोज हो जाती है, जो कि वैदिक काल में लोहे का प्रचलन आ गया, तो लौह युग। तो इस तरह से धातुओं का जब इस्तेमाल होने लगा तो उसे कभी कहीं धातु युग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ताम्र युग। इन्हीं चरणों में तांबे का प्रयोग होता था, फिर कांसे का प्रयोग होने लगा, फिर लोहे की औजार आ गए। तो इन्हीं चरणों में मानव सभ्यता का विकास होता है। मानव सभ्यता खूब फलती फूलती है, मानव सभ्यता का उदय होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं
ताम्र पाषाण युग, कैल्कोलिथिक एज। कैल्को का मतलब होता है कॉपर। कैल्को का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैल्को का मतलब होता है कॉपर, COPPER, कॉपर, जिसका प्रतीक Cu होता है, क्रमांक 29 होता है। ये साइंस की बात है। तो कैल्कोलिथिक, लिथ क्या है? लिथ अभी मैं बताया था पत्थर, लिथ मतलब पत्थर और एज मतलब युग, तो इसको हम लोग कॉपर युग भी कहते हैं। कॉपर युग, ताम्र पाषाण युग को कॉपर युग भी कहते हैं। यहाँ पर था क्या, पत्थर के साथ साथ तांबे के भी औजार का प्रयोग होना शुरू हो गया था। मानव पत्थरों का उपयोग भी करता था और तांबा जो पहली धातु खोजी गई थी उसके भी औजार का इस्तेमाल करने लगे। इसका जो साक्ष्य मिलता है, मद्रास में एक कुल्हाड़ी मिलती है अतिरम्पक्कम से। वह जो कुल्हाड़ी थी तांबे की कुल्हाड़ी थी। तो पहली जो धातु की कुल्हाड़ी मिली थी वह मद्रास के अतिरम्पक्कम में मिली थी, तांबे की कुल्हाड़ी। तो यहीं से ताम्र पाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। बेसिकली ये ताम्र पाषाण वाले लोग थे कैसे, जो तांबे और पत्थर का उपयोग करते थे, ये किस तरह का जीवन जीते थे? तो भाई इनका जो जीवन था ये पूरी तरह से विलेजर थे, ग्रामीण थे, ग्रामीण जीवन जीते थे। ग्रामीण जीवन का मतलब ये कि कच्चे मकान होंगे, घास फूस इन सब के बने हुए मकान होंगे, ठीक है, मिट्टी के बने हुए मकान होंगे, घास के बने हुए मकान होंगे। और इनमें एक जो प्रचलित बात थी, ये मातृदेवी और वृषभ पूजा प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा करते थे, वृषभ पूजा करते थे। वृषभ पूजा प्रचलन में था, यानी कि बैल की पूजा करते थे। क्या कारण रहा होगा दोस्त? वृषभ पूजा करने का कारण ये रहा होगा उस समय कि बैलों से ही वो लोग खेतों की जुताई करते थे, बैलों के सारे, जिसके द्वारा खेतों में, धरती के में की जमीन में अनाज पैदा होता था। तो पैदावार मातृ से संबंधित है, पैदा करना, तो मातृ देवी और बैलों के सहारे ये होता था खेती, इसलिए वृषभ पूजा। तो ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। ये ध्यान दीजिएगा कि ताम्र का प्रयोग, धातु का प्रयोग भले ही हो रहा था, लेकिन ये संस्कृति पूरी तरह ग्रामीण थी। घास फूस मिट्टी के घर बने हुए थे। मातृ देवी और वृषभ पूजा का प्रचलन यहाँ पर था। तो ताम्र पाषाण संस्कृति मुख्यतः 3 क्षेत्रों में फली फूली, ठीक है, 3 क्षेत्रों में ताम्र पाषाण संस्कृति फली फूली। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इंडियन नक्शे पर अगर देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पर अगर नक्शा बना हुआ है, मैप, तो देखिए ये है राजस्थान वाला क्षेत्र, ये है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में ताम्र पाषाण संस्कृतियां फली फूली। तो इनमें एक तो है ये राजस्थान वाला, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये संस्कृतियां देखने को मिलती है, जहां पर आहार संस्कृति प्रचलित थी। आहार नामक जगह है राजस्थान में, वहां पर इस तरह के उपकरण मिले हैं जहां पे तांबे का प्रयोग होता था और उसके साथ साथ पत्थरों का प्रयोग होता था। उनकी जीवन शैली से मिलते जुलते चीजें यहाँ पर मिली हैं राजस्थान के आहार वाले इलाके में, जिसके लिए इसे आहार संस्कृति कहा जाता है। तो ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो है ये आहार संस्कृति प्रचलित थी। दूसरा जो स्थान मिलता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का इलाका है ये बीच में, तो ये पश्चिम वाले, इसी राजस्थान के साइड में पश्चिम वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ये ब्लू से कर दे रहे हैं, ये पश्चिम वाले क्षेत्र में भी ताम्र पाषाण संस्कृतियां देखने को मिली। 2 जगह मिलते हैं यहाँ पे, एक मालवा वाले क्षेत्र में और एक कायथा वाले क्षेत्र में। कायथा ये उज्जैन के पास पड़ता है दोस्त। कायथा कहाँ पड़ता है? उज्जैन के पास पड़ता है। मालवा और कायथा ये 2 क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश में या पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है संस्कृति। और तीसरा जो स्थान मिला है भाई, ये है महाराष्ट्र। तो ये भी पश्चिमी महाराष्ट्र, मतलब इसी साइड महाराष्ट्र के, ठीक है। तो यहाँ पर जो संस्कृति है उसका नाम है जोरवे संस्कृति। तो ताम्र पाषाण संस्कृतियां 3 स्थानों पर देखने को मिलती हैं। तीनों का लोकेशन लगभग एक ही तरफ है। ये कुल इस साइड राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पूरब,
और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र में भी पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र। तो ये राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में दो है मालवा और कायथा, और पश्चिमी महाराष्ट्र में है जोरवे संस्कृति। यहाँ पर एक बात बता देते हैं आपको कि ये जो कायथा संस्कृति है दोस्तों, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में सबसे पुरानी संस्कृति है। ध्यान दीजिएगा, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कायथा संस्कृति सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन संस्कृति है। और ये जो जोरवे संस्कृति है जो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ये ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जहाँ तांबे का उपयोग होता था, ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, सबसे नवीनतम है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने रखें। इनके बारे में और देखते हैं तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में हमको आहार संस्कृति देखने को मिलती है। ये बनास नदी के किनारे ये संस्कृति फली फूली, इसीलिए कभी कभी इसे भैया बनास संस्कृति भी कह देते हैं। बनास संस्कृति भी इसे कह दिया जाता है क्योंकि बनास नदी के किनारे ये राजस्थान में आहार संस्कृति प्रचलित थी। और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भैया 2 संस्कृतियां प्रचलित हुई, एक है मालवा संस्कृति मालवा के क्षेत्र में, और एक है कायथा संस्कृति जो उज्जैन वाले क्षेत्र में, उज्जैन में एक जगह का नाम है कायथा, वहीं से कायथा संस्कृति नाम दिया गया। तो ये कौन सी नदी के किनारे ये दोनों संस्कृतियां हैं? नर्मदा नदी के किनारे। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी होकर गुजरती है, तो ये नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में दोनों संस्कृतियां फली फूली। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो तीसरा स्थान जोरवे संस्कृति, ये अहमदनगर जो पुणे जिला है, पुणे जिले में जोरवे संस्कृति देखने को मिलती है। तो याद कीजिएगा, यहाँ पर कायथा मैंने बताया सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन संस्कृति है ताम्रपाषाण में, ताम्रपाषाण की बात हो रही है, और जोरवे जो है ताम्रपाषाण में सबसे नवीन संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, तो अब एक एक की अगर चर्चा करेंगे। आहार, तो आहार के भाई मैंने क्या बताया, आहार राजस्थान में देखने को मिलता है। ये राजस्थान वाले क्षेत्र में ये संस्कृति जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे कि जब हम मैप में आते हैं इस तरह से, तो ये गुजरात है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये राजस्थान है। तो यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान मतलब यहाँ पर आपको आहार संस्कृति देखने को मिलती है। ठीक, ये बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसमें प्रमुख 3 स्थल हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आहार संस्कृति में। एक तो आहार है, उसी के पास में गिलुंद एक स्थान है, और एक स्थान है बालाथल। ये 2-3 नाम याद रखने हैं आहार से। आहार गिलुंद बालाथल, आहार गिलुंद बालाथल, आहार गिलुंद बालाथल, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने आहार संस्कृति में राजस्थान वाले क्षेत्र में। जिसमें आहार, देखिए आहार जो है राजस्थान में है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तांबवती। तांबवती मतलब तांबे का शहर, तांबे का शहर या तांबे का गांव। ठीक है, तांबे का क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि गांव थे उस समय, शहर नहीं था। तो ये तांबा ज्यादा पाए जाने के कारण या तांबे की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर ये संस्कृति फली फूली, और इसी का नाम उसमें प्राचीन नाम तांबवती कहा जाता था। यहाँ से जो चीजें प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान साक्ष्य के रूप में, कपड़े की छपाई के ठप्पे मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कपड़ों का निर्माण होता था, एक प्रकार से बड़ा उद्योग था, कपड़ों का उद्योग या व्यवसाय के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थरों के घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्थर मिट्टी ये सब के घर हम लोग देखते हैं इन संस्कृतियों में, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में। प्रमुख विशेषता में क्या था? काले, और देखो ये जितनी भी संस्कृतियां हैं इनकी प्रमुख, ये सब की प्रमुख विशेषता यही है कि काले और लाल मृदभांड देखने को मिलते हैं। काले लाल रंग के पूरी तरह से पेंटिंग किया होता था बर्तनों पर चारों तरफ से, और उसके बाद काली काली रेखाएं यहाँ पर खींची गई होती थी। इस तरह से यहाँ पर देखिए सफ़ेद बूंदों वाली डिजाइन देखने को मिलती है, बीच बीच में सफ़ेद बूंदों वाली डिजाइन ऐसे देखने को मिलती है। तो ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं आहार संस्कृति। याद क्या रखना है कि ये किस क्षेत्र में फली फूली है, कहाँ का हिस्सा है?
ताम्रपाषाण संस्कृति का हिस्सा है आहार संस्कृति। कहाँ है? राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान। इनमें जो 3 स्थान है, आहार है, गिलुंद है, बालाथल। गिलुंद से अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है गिलुंद से। अब बालाथल तांबा और पत्थर, इसका मतलब है यहाँ पर इसका उपयोग होता था। आगे जो आता है आहार संस्कृति के बाद जब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहुँचते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहुँचते तो वहाँ 2 संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। एक है मालवा संस्कृति, एक है कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृति मालवा वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलती है। मालवा और नौदा टोली, टोली नहीं टोली होता है, नौदा टोली, ये 2 जगह हैं, मालवा और नौदा टोली। इन 2 जगहों पर हमको मालवा संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब उसमें देखिए बहुत हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या मिला, कहाँ पर क्या मिला, इन सब की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे मालवा में देखा जाए तो मालवा में क्या था, जो मृदभांड थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, बड़ी उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाल रंग के पेंटिंग होती थी, काले रंग के चित्र किया गया होता था, उसके ऊपर से लाल रंग की पूरे मिट्टी पे बर्तन पे लाल रंग पोता गया होता था और काले रंग से चित्रण किया गया रहता था, ठीक है। और नौदा टोली में क्या था कि नौदा टोली में अनाजों के ढेर मिले हैं, कई किस्म के अनाज यहाँ पर मिले हैं, अनाज के ढेर कई किस्म के मिले हैं यहाँ पर। और कहा जाता है कि नौदा टोली जो है उस समय की ताम्रपाषाण युग की ग्रामीण बस्तियों में सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती की मैं बात करूं, केवल बस्ती कहूंगा तो दैमाबाद आ जाएगा, लेकिन ग्रामीण के रूप में देखा जाए तो नौदा टोली जो था ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी, तो ये बात है। उसके बाद कायथा संस्कृति, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो कायथा उज्जैन में स्थित है, उज्जैन के पूरब में पड़ता है। कायथा एक जगह का नाम है, कायथा दोस्त एक जगह का नाम है जो उज्जैन में स्थित है। और इसी कायथा का जो पुराना नाम है कपित्थक, तो इसका प्राचीन नाम कपित्थक है, कायथा का प्राचीन नाम कपित्थक है। वहीं पर इसके साक्ष्य मिलते हैं इस संस्कृति के। तो कायथा में मिलने के कारण कायथा संस्कृति नाम पड़ गया। इसमें जो प्रमुख स्थल हैं, त्रिपुरी है, कायथा में जो 3 जगह मिलते हैं आसपास, त्रिपुरी, उज्जैनी, चूंकि उज्जैन में स्थित ही था, और एरण, अरण नहीं एरण, एरण होता है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। त्रिपुरी, उज्जैनी और एरण, ये 3 प्रमुख स्थल हैं जो कायथा। एक तो कायथा के बारे में बता दिया कि सबसे प्राचीन है ये, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में ये जो 3-4 संस्कृतियां हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पुरानी या सबसे पहले की जो फली फूली संस्कृति है ये कायथा ही है। इसमें 3 स्थल त्रिपुरी, उज्जैनी और एरण है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसी कायथा संस्कृति में या इसी क्षेत्र में बराह मिहिर का जन्म हुआ था, ठीक। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमको मिलता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जो पूर्वी महाराष्ट्र में होते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में है, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है जोरवे संस्कृति। तो आप जब ये गुजरात है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है और ये क्या है महाराष्ट्र, तो अब यहीं पर पूर्वी, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इधर पूर्वी है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में ही ये संस्कृति प्रचलित हुई जिसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। ये नवीनतम, सबसे नई या सबसे बाद में जो फली फूली, ये यही फली फूली, तो इसे नवीनतम संस्कृति कहा जाता है। इसमें प्रमुख स्थलों में क्या है, अहमदनगर, धुले और पुणे, 3 प्रमुख स्थल हैं। इन 3 प्रमुख जगहों पर कुछ और छोटे छोटे स्थल देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे अहमदनगर में जोरवे जो जगह पड़ती है ये इसी अहमदनगर में पड़ती है। दैमाबाद अहमदनगर वाले क्षेत्र में पड़ता है। नेवासा इसी अहमदनगर वाले क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो दैमाबाद जो है
पूरे ताम्र पाषाण संस्कृतियों में जो सबसे बड़ी बस्ती थी वो दैमाबाद थी। ग्रामीण में नौदा टोली को कहा जाता है, ग्रामीण जो सबसे बड़ी बस्ती तो नौदा, लेकिन वैसे सबसे बड़ी बस्ती किसको माना जाता है? दैमाबाद सबसे बड़ी बस्ती थी। इस पूरे ताम्र पाषाण संस्कृतियों में जितना अब तक चारों हमने पढ़ा उनमें ये जोरवे संस्कृति का जो स्थल था दैमाबाद सबसे बड़ी बस्ती थी ये। उसके बाद इसी अहमदनगर में नेवासा पड़ता है। नेवासा से कपास व पटसन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेवासा से ही कपास व पटसन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। तो कपास के साक्ष्य यहाँ से मिल जाते हैं। और जोरवे संस्कृति में तो एक तो अहमदनगर में हमने देख लिया कि दैमाबाद है, जोरवे है, नेवासा है। दैमाबाद सबसे बड़ा है बस्ती और नेवासा से कपास के साक्ष्य मिलते हैं। धुले के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। धुले में केवल एक क्षेत्र मिलता है जिसका नाम है प्रकाश। जो गांव मिलता है वो प्रकाश नाम का गांव मिलता है। पुणे में कई गांव मिलते हैं, इनाम गांव, चंदोली, सोनगांव, नासिक, ये सब जोरवे संस्कृति से प्रभावित थे। तो इनाम गांव जो किले बंद बस्ती थी, इकलौती बस्ती है इनाम गांव पूरे ताम्र पाषाण संस्कृति में, जो चारों तरफ से किले से बंद थी। बीच में क्या था? बस्ती थी और पूरा किला बना हुआ था, किला बंद बस्ती थी। यहाँ पर क्या था, एक खास बात आपको बताते हैं इनाम गांव में कि अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग घर होते थे, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग विभाजन का साक्ष्य मिलता है, यानी ये पता चलता है कि शायद यहाँ पे अमीरी गरीबी वर्ग विभाजन जैसी स्थिति रही होगी। तो इनाम गांव से वर्ग विभाजन की स्थिति भी मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ प्रमुख जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं वहाँ से क्या जरूरत की, जो काम आने वाली एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उन पॉइंट को मैंने यहाँ पे उठाया है। क्वेश्चंस यहाँ से कुछ ही बनेंगे या हो सकता है होम गार्ड में क्वेश्चन ना भी पूछे, ठीक, लेकिन ये यूपीपी वगैरह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और होम गार्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन होंगे कि जैसे सबसे बड़ा ताम्र पाषाण का स्थल कौन सा था, बस्ती कौन सी थी, तो दैमाबाद थी। तो इस तरह के कुछ 2-4 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। तो इसको मैंने थोड़ा डिटेल में ही लेकर चला। तो आप लोगों को ये लेक्चर आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाते रहिए। धन्यवाद।